बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, यहाँ पे आपके चैनल पे दावत देने के लिए। शुक्रिया सर। दरअसल सर असम राइफल को लेकर मेरी आपकी कई बार बातचीत हुई, लोगों ने उस बातचीत को बहुत पसंद किया। मणिपुर को लेकर भी आपकी जो टिप्पणियां थी, आपके जो विचार थे वो सराहनीय थे और लोगों ने उसको काफी सराहा। फिर मुझसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट की एक बार फिर कि सर अगर कोशिश हो सके तो मेजर मोहम्मद अली शाह सर से एक बार फिर बात करिएगा। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही डिफिकल्ट मुद्दा लेकर आया हूं सर। मेरे एक व्यूअर्स हैं चंद्र छत्री 161, उन्होंने एक कमेंट्स मुझे किया है और कहा है कि मेजर मोहम्मद अली शाह सर से इसके बारे में पूछो। छेत्री हैं तो आप मुझे आई होप कि नॉर्थ ईस्ट या नेपाल में ज्यादा होते हैं, आजकल तो उत्तराखंड हिमाचल में भी हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और नेपाल में ज्यादा हैं। वो कह रहे हैं कि असम राइफल एक पहाड़ी ट्रुप है, इसको नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया था, इसको बिहार रेजिमेंट मत बनाओ, यूपी बिहार से भर्ती कम करो। हाल ही में हम देख रहे हैं कि असम राइफल की भर्तियां ऑल ओवर इंडिया से हो रही हैं और क्या ये उसकी नाराजगी का एक पहलू हो सकता है सर कि ये जो फोर्स थी ये बनाई तो नॉर्थ ईस्ट के लिए गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें भर्ती हो रही है सर? जी, सबसे पहले तो राजेश जी जय हिंद, और आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं और आपने तोप खाने की टाई लगा रखी है, इसे और जच रही है आपके ऊपर। थैंक यू सर जी। और ये तोपखाना वही है जैसे यहाँ से राजेश जी और मैं, जहाँ पे हम जिस फोर्स से आते हैं, जिस पलटन से आते हैं, जिस रेजिमेंट से आते हैं। मैंने इंडियन आर्मी की टाई पहन रखी है, अभी मैंने भी तोपखाने की टाई पहन रखी होती एनी हाउ। और ये डीजी असम राइफल कॉम्बिनेशन कार्ड है। तो ये अच्छा, अब छेत्री साहब सबसे पहले तो आपके प्रश्न पे आता हूं मैं। सबसे पहले तो छेत्री साहब जय हिंद, राम राम, कश राम बोलो छ, ठीक छ, और उस बस बैठ के बात करते हैं भाई। छेत्री साहब बात बिल्कुल सर। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं, ठीक है जी। असम राइफल अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स है। आप बल्कि राजेश जी के पीछे जो बैनर है, जो वो आप देख रहे हैं, कैसे सोल्जर खड़ा हुआ है, बिल्कुल ये भी शायद नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से ही आता है मेरे ख्याल से। अगर मैं सही होऊंगा तो ये शायद असम राइफल्स का ही असम सोल्जर राइफल होगा। जी। और आप स्टांस देखिए, हथियार पकड़ने का तरीका देखिए, कलमे वाली उंगली ट्रिगर गार्ड के बाहर यूं करके, बिल्कुल सही दुरुस्त। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं। जो मेरा तजुर्बा रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के जो होते हैं वो मार्शल रेस है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो नागालैंड से आते हैं या मणिपुर से आते हैं या मिजोरम से, दे आर बॉर्न हंटर्स। और उनका निशाना शिष्ट है, बिल्कुल उनका शिष्ट लेने का तरीका दुरुस्त है, बिल्कुल एकदम सटीक। मेरे को बल्कि ये ताजा होता है राजेश जी कि आज तक कोई हमारे राठौड़ साहब ओलंपिक में जीत के आए थे, मेडल लेकर आए थे, जी, और बिंद्रा साहब लेकर आए। मुझे ताजुब होता है कि आज तक नॉर्थ ईस्ट का कोई अब तक जाके फायरिंग कंपटीशन में क्यों नहीं लेकर आया। मैंने असम राइफल्स देखा है, इनका शिष्ट बिल्कुल सही होता है। इसका मेरे को उत्तर भी मिला, इसका आंसर भी मिला मेरे को, बाय द वे इसका मेरे को भी मिला कि क्यों नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का कोई भी मेडल लेकर इसलिए नहीं आया, क्योंकि फायरिंग इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्पॉट। बहुत सारे पैसे चाहिए एमिनेशन के लिए। तो आपकी बात, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर फोर्स जो बनाई गई थी, जो कि नेफा, जो कि बाद में असम राइफल्स में तब्दील हुई, ये नॉर्थ ईस्ट का टेरेन बड़े अच्छे से बखूबी जानते हैं। इनके बूबी ट्रैप्स, इनके एम्बुशेस, इनका गोरिल्ला वॉरफेयर, उससे बचना भैया मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बेसिकली। तो मैंने ये देखा है। अच्छा, अब असम राइफल्स को ऑल इंडिया फोर्स बना दिया है, मैं मानता हूं, और ये हर जगह से आते हैं, केवल यूपी या बिहार से नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, हर जगह से ऑल इंडिया फोर्स बनी हुई है। और असम राइफल्स के जो फौजी हैं वो कहीं पे भी, चाहे रेगिस्तान में भेज दो, चाहे बर्फीले चट्टानों में भेज दो, चाहे लद्दाख में भेज दो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भेज दो, कहीं पे भी अव्वल दर्जे की फोर्स है। और मैं बल्कि ऐसे पैरास के ऑफिसर्स ने इनको पैरास से कंपेयर भी कर रखा है। और ये भी बोला है कि जैसे कि अभी 2 बटालियन असम मणिपुर से गई हैं JNK। मेरी खुद की जो बटालियन है जिसके साथ मैंने सर्विस की है, जिसकी मैंने 26 जनवरी की परेड जब मैं लीड की थी, यही बटालियन अभी JNK में पिछले 3 साल से है और अव्वल दर्जे का काम करे, अव्वल दर्जे का। वहां के CEO साहब जो हैं बहुत ही दुरुस्त, वो कंपनी कमांडर रह चुके थे असम राइफल्स के साथ। अब अगर असम राइफल्स का हम जब बात करते हैं कि एक जनरल साहब से मैं बात करता गुफ्तगू में, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स थे,
उन्होंने कहा था कि जनरल रामेश्वर रॉय, उन्होंने कहा था कि एक तरीके से उनका जो कैरेक्टर है असम राइफल्स का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। जो कैरेक्टर था कि भाई गोरखा ट्रूप्स या नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के ट्रूप्स थे जो वहां का टेरेन अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा छेत्री साहब, कि कोई हर्जा नहीं है भैया, कोई हर्जा नहीं है कि अगर बाहर के भी लोग आते हैं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु से, तो कोई हर्जा इसमें है ही नहीं। और देखिए, ऑलरेडी असम राइफल्स को जो लीड करते हैं वो आर्मी ऑफिसर होते हैं, और वो आर्मी से आते हैं मोस्टली, और जो बटालियन कमांडर होते हैं, जो ये सेक्टर कमांडर या आईजी या डीजी साहब, वो आर्मी ऑफिसर होते हैं, ऑन डेपुटेशन आए होते हैं। तो तभी एक तो डिसिप्लिन, ढांचा, ड्रिल, टर्नआउट उनका अव्वल दर्जे का है। मैं तो, अगर निजी तौर पे आप मेरे से पूछे राजेश जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, मैं थोड़ा क्वालिफाइड होऊंगा ये बोलने में, क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर हूं जो असम राइफल्स में लीड किया था, केवल 26 जनवरी की परेड ही नहीं, इन ऑपरेशन ऑल्सो। तो मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पे कि असम राइफल्स के जो बहादुर जाबाज फौजी हैं, सिपाही हैं, वो एक तरीके से मैं बोलूंगा आर्मी के बराबर ही नहीं, आर्मी से कई ज्यादा आगे भी हैं, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि उनका जो उनकी जो मैं कहूंगा कमराडरी है, उनका जो तरीका है, उनकी जो समझ है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की, वो अव्वल दर्जे की है। ऐसा, अब अगर छेत्री साहब का भी पॉइंट मैं ले लूं, तो जी हाँ, मैं छेत्री साहब की बात से एक तरीके से मैं उनकी भावनाएं समझ सकता हूं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं ये। मगर इसमें अगर हम ये बोलें कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के हम लोग नहीं लेंगे, केवल हम यूपी, बिहार या उड़ीसा या तमिलनाडु के ही लोग लेंगे, वो बात गलत होगी, वो बात गलत होगी। लेकिन मोस्ट वेलकम, जो, बल्कि मैं तो कहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोग आते हैं, वो एक कैरेक्टर डिफाइन करते हैं असम राइफल्स, नाम ही असम राइफल्स, बिल्कुल। और नाम, मैं ना, अरे मजे की बात सुनी राजेश जी, मजे की बात, मैं एक फॉर्मर अंडरग्राउंड से इंटरव्यू में था, फॉर्मर उग्रवादी था वो, उसके बाद इंटरव्यू, अभी वो ओवरग्राउंड आ गया है, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दिया है, शरीफ आदमी बन गया है। तो उसको मैंने पूछा, भैया आप लोग असम राइफल्स के नाम से जो लोग हैं, इतना क्यों घबराते हैं जी, इतना डरते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। उन्होंने बोला, एक तो नाम ही बड़ा खौफनाक है, असम राइफल्स, तो लगता है भाई असम राइफल्स आने वाली है, भूत आने वाली है। मगर मैं बताऊं, सबसे शरीफ बंदे हैं असम राइफल्स के, फालतू में बदनाम हो रखे हैं भैया, फोकट में कोई कुछ नहीं। हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप भी करते हैं, मेडिकल कैंप भी करते हैं, हमने आई चेकअप कैंप भी किया, वहां की भाषाएं बोलते हैं, अब बदनाम हो रखे हैं फालतू में। इसमें मीडिया का भी काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। जी, हमें छोड़ दो सर। अच्छा, मैं एक चीज जो समझना चाह रहा था आपसे, कि जो छत्री साहब का कमेंट्स आया, वो ये बता रहा है कि, और जो आपसे भी जो बातें अभी तक मैं समझ पाया हूं, कि हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड सोल्जर्स होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, चाहे वो एम्बुश लगाना हो, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी में ऑपरेशंस करने हो। लेकिन क्या जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं बिहार से, यूपी से, तो सर टेरिटरी का तो फर्क पड़ता है ना? क्या हम वो चीजें जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर हैं, जो पहाड़ियों के अंदर है, वो हम मैदानी इलाकों से चीजें निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो पहली बात, जो इनकी ट्रेनिंग होती है, असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, चाहे दीमापुर में हो गया, चाहे सुखोबी में हो गया। मैंने जब प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करी थी असम राइफल्स की, जब मैं असम राइफल्स में आया था ऑन डेप्यूटी, तो दीफू में की थी, असम में। वहां पे एंटी मलेरिया के बड़े मच्छर हैं वहां पे, और वहां पे इंसान की मौत हो जाती है मच्छर के काटने से। सांप के काटने से सुना है मौत, मच्छर के काटने से इंसान सीधा दिमाग में हिट करता है। उनकी ट्रेनिंग ना, जो उनके खून के अंदर है भैया जी, तो बूबी ट्रैप लगाना, एम्बुश करना, गोरिल्ला वॉरफेयर, वो तो उनके खून के अंदर है। उनके एम्बुश तो अव्वल दर्जे के होते हैं। कई सारे सरेंडर्ड अंडरग्राउंड मिलिटेंट थे जो हमारी असम राइफल्स में पलटन में थे, तो उनसे मैंने वहां की लोकल भाषाएं सीखी, उनका कल्चर सीखा, तो वो अव्वल दर्जे के होते हैं। अब उन लोगों को जो जंगल वॉरफेयर में माहिर हैं जी, मैंने आपको बताया, उनको बर्फीली चट्टानों में भेज दो, उनको रेगिस्तान में भेज दो, प्लेन्स में भेज दो, कहीं पे भी भेज दो, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, थ्राइव करेंगे, सर्वाइव नहीं, थ्राइव करेंगे। तो अब जब कोई प्लेन्स का आदमी, फर्ज करिए दिल्ली का आदमी या आप जैसा, हम जैसा जाता है, तो वो ढल जाएगा। हमारी भी फौजी आदमी की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि कहीं पे भी सो लेंगे,
कहीं पे भी खा लेंगे। एक और खास बात, आप भी ये बात से इत्तेफाक रखेंगे, फौज में, जब मैं फौज बोलूंगा मैं असम राइफल और आर्मी को भी इंक्लूड करूंगा, जिस फौज में मैंने सर्विस करी है। उनसे पूछो तैयार है? जी साहब। खाना खाया? हाँ साहब खाया। हालांकि खाना नहीं खाया खाया। नहीं होगा, खाना खाया नहीं होगा, झूठ बोल रहे होंगे, ठीक जी। है। पेट्रोलिंग के जाएंगे, जी साहब। तो जोश तो कूट कूट के भरा होता है। और जहां तक मैं देखा है ना, जितने भी जैसे कि नेपाल से, जैसे कि गुरखा होते हैं, जी जी। गुरुंग, थापा, राणा, छेत्री, भैया जोश तो कूट कूट के भरा होता है। हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे एकेडमी में, ओटीए में, ओके। क्या वो वर्ड ऑफ कमांड देते थे पीस टाइम में चेन्नई में, जी। टीटी फ्लैट फुट कैरी ऑन, कड़ाकट 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 कड़ाकट, जिस तरीके से वो जोश था, अरे हमारे में वो जोश भर देते थे, ठीक वो है। जोश हमेशा रहता है सर, वो फौजी के अंदर जोश जो है तब तक रहता है जब तक उसके शरीर के अंदर सांसें हैं। एक पॉइंट और मुझे समझाइएगा सर कि क्या नॉर्थ ईस्ट में जो यूथ है वो कम हो गया है, ताकि हमें बिहार यूपी से या दूसरे स्टेट से भर्ती करनी पड़ रही है, या वो असम राइफल को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, या वो अब इतना कैपेबल नहीं रह गया कि वो असम राइफल के जो क्राइटेरिया है उसे पूरा कर पाए? क्या कारण है कि दूसरे स्टेट की तरफ देखना पड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग काबिल नहीं है, वो तो बहुत काबिल है, उनके बल्कि उनके खून के अंदर ही सोल्जरिंग है। जी। अरे जो इंसान फौज में नहीं आता नॉर्थ ईस्ट का, उनके वो पैदा ही होता है, मैं कहूंगा, उसको जब वो पैदा होगा ना, उसको मालूम होगा कि हथियार कैसे चलाना है, उसको ट्रेनिंग भी ना भी दो, उसको मालूम होगा ऑटोमेटिकली। जी। ऐसा इतने अव्वल दर्जे के, अब सोचिए जिसके खून के अंदर ये मार्शल रेस है, जी। आप उसको हथियार दे दिए तो आप फटाफट धमा, तो ऐसी बात है नहीं। तो मैं वो समझाया कि अगर उनका इनटेक हम कम करेंगे जी। और बाहर की स्टेट से ज्यादा ज्यादा लेंगे, जी। तो मैं उसके खिलाफ रहूंगा। मगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स के जो लोग आ रहे हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम। ये केरला के लोग आते हैं, तमिलनाडु जी। के लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, केवल यूपी जी। बिहार से ही नहीं। तो दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। और ये अभी का नहीं है, पहले से हो रहा है कि ऑल इंडिया फोर्स असम राइफल्स एक ऑल इंडिया फोर्स है। और ओके। बताओ राजेश जी, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है कि भाई जी। असम राइफल्स एक पर्टिकुलर समुदाय को फेवर कर रही है, उनको प्रोटेक्ट जी। कर रही है। भैया असम राइफल्स केवल जो विक्टिम होगा, जो पिट रहा होगा, उसको उसके साथ बचाएगी बस, चाहे एग्री। वो किसी भी समुदाय से आया हो, किसी और भी। वो किसी भी समुदाय का हो। वो जी। आपको एक बार ये खूबसूरत बात बताता हूँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। हिंदुस्तान आज कई लेबनान में बड़ी गर्म खबर है, ठीक है। जी। जी। हिंदुस्तान के जो अम्बेसडर हैं लेबनान में, वो मणिपुर से आते हैं। ओके। ग्रेट। एंड शेख रहमान साहब अफसर है, अव्वल दर्जे के बड़े अच्छे आईएएस अफसर है, वो मणिपुर से आते हैं, वो एक पंगाल जी। है, वो माइते पंगाल है। ओके। और राजेश जी ये बात बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जैसे हमारी इंडियन आर्मी का यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कंटेंजेंट जाता है, जैसे कि बिल्कुल सुडान बिल्कुल। में, कॉन्गो में, लेबनान हर में। जी। लेबनान में हमारा जो इंडियन कंटेंजेंट है, मणिपुर से इनके सोल्जर कई सारे हैं। जी। मिलिट्री नर्स सर्विसेज चाहे हो, चाहे एएमसी के हो, चाहे इन्फेंट्री बटालियन के हो, भाई जहां पर माइते और कुकी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं वर्ल्ड पीस के लिए, जी। ह्यूमैनिटी के लिए, दुनिया विश्व में शांति लाने के लिए, जहां पर उनके खुद के घर जी। मणिपुर में आज की तारीख में टर्मोइल में है। ओके। तो एक बात यह है कि क्या नॉर्थ ईस्ट के यूथ के युवा पीढ़ी, क्या वो मोटिवेटेड नहीं रहे, या क्या वो असम राइफल्स में आना नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल मोटिवेटेड है, ओके। 100%, 100% मोटिवेटेड है, आना भी चाहते हैं, इनटेक भी है उनके लिए। एट द सेम टाइम Assam Rifles open for everyone. It's all India चलिए force वो and सबके लिए खुली they है भर्ती, ठीक। हाँ, बस एक आखिरी सवाल जो समझाइएगा, क्योंकि आपकी डीजी असम राइफल या पूर्व डीजी हैं या दूसरे तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ आपकी बातचीत होती है, कई लोगों के आप इंटरव्यू कर चुके हैं, और आई होप कि आने वाले वक्त में कई और लोगों के साथ आप करेंगे। जो एक आखिरी सवाल मेरा है जिसको मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कभी एमओडी को लेकर आपकी बात हुई? क्या कभी कोई रिस्पांस मिला? समझाइए कि क्योंकि तमाम असम राइफल के जो सोल्जर्स हैं वो चाहते हैं कि हम एमओडी में आए, ड्यूल कमांड से हमें छुटकारा मिले। तो क्योंकि तमाम डीजी से आपकी बात होती रहती है, तो उन लोगों का क्या कहना है? क्योंकि बात तो उन्होंने आगे रखनी है। जवान हवलदार सूबेदार साहब कुछ भी मर्जी कहे, जब तक डीजी होम मिनिस्ट्री के आगे बात नहीं रखेगा तब तक बात नहीं बनेगी, या एमओडी में बात नहीं रखेगा तो बात नहीं बनेगी। तो क्या आपकी बात होती है? क्या रिस्पांस मिलता है सर?
जी देखिए, मैंने एडीसी टू जीओसी स्पेयर कोर किया था। जी तो एडीसी टू जीओसी स्पेयर कोर नागालैंड के अंदर था ये बेस्ड, और इसके अंदर आर्मी की डिवीजन भी थी, और आईजीएआर हेडक्वार्टर साउथ और नॉर्थ भी था। जी यानी कि पूरा असम राइफल्स स्पेयर कोर के अंदर में था ऑपरेशनली। ओके और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो आता है डीजी असम राइफल, जो कि शिलोंग में है, सब जानते हैं जी इसको। जी तो कोई ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल बात नहीं है, सब जानते हैं ये बात कि ऑपरेशनली वो आर्मी के अंडर आता है, बिल्कुल बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिवली वो असम राइफल्स के अंदर आता है। और असम राइफल आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर, जी और आर्मी आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। एग्री तो सर आपने ड्यूल कंट्रोल की बात करी, तो इसमें तो दोनों तरफ से इनका कंट्रोल है। अब बात ऐसी है कि असम राइफल्स के पर्सनल ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पोस्टेड नहीं होते, जी दिल्ली में भी एलओएआर है, दिल्ली में पोस्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि असम राइफल्स के पर्सनल एनएसजी में नहीं होते। जी मेरे खुद के जो साथी थे, बहुत ही करीबी, हवलदार रमेश कौशिक, मैं नाम भी लूंगा, मगर वो सर्विस में है अभी, कोई बात जी नहीं। वो अव्वल दर्जे के फौजी मैंने देखे हैं, अव्वल दर्जे। मैं खुद उनको देख के, इतने फिट इंसान, उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ करता था। वो ओके उन्होंने एनएसजी टेन्योर काटा हुआ है। मेरा साथी जो था, मेरा बडी, मेरा बहुत ही जिगरी यार, घर के करीब रहता है, चरण सिंह। जी चरण सिंह, कई सारे लोग हैं जो एनएसजी टेन्योर भी काटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि असम राइफल्स केवल नॉर्थ ईस्ट में, हाँ प्राइमरीली नॉर्थ ईस्ट में ही रहती है, मैं मानता हूं, कोई पीस टेन्योर इनका होता नहीं है, जी और जी बहुत कठिन जगह है। ये आते हैं इनकी, लेकिन और क्या एमओडी में आ सकती है, इसको लेकर कोई बात हुई कि क्योंकि जवान के दिल के अंदर एक नाराजगी है कि हम ड्यूल कमांड के नीचे हैं, वो चाहते हैं कि हम एमओ से लेकर हम एमओडी में आए, तो क्या उसको लेकर कोई बात हुई सर, क्योंकि डीजी साहब ने तो बात रखनी है आगे। ये इसकी सबसे बेहतर जवाब इसका जो डीजी साहब दे पाएंगे एक्चुअली। जी और तो इनका जो ग्राउज है, मैं जी समझ सकता हूँ, ठीक है, ओके फाइन, मगर ये एक हाई लेवल की बात होगी। और मैं बताऊं आपको राजेश जी, जी डीजी साहब असम राइफल्स के कोई भी आए हों, कभी भी आए हों, जी हर एक को चिंता रहती है अपनी फैमिली की, अपने परिवार की, हर एक को, हर एक सदर को अपने परिवार की चिंता रहती है। चाहे अभी फिलहाल जो जनरल नकेला साहब हैं, चाहे जी इससे पहले प्रदीप नायर साहब थे, हर एक डीजी अपनी फॉर्मेशन, अपने ट्रूप्स, अपने इनकी परिवार के सदस्य होते हैं, सदर होते हैं, जी उनकी चिंता रहती है, और वो उनके वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। ओके तो ये सरकार का निर्णय होगा बेसिकली, जी और जो भी सरकार का निर्णय है, हमको आदेश पालन करना है, हम तो फौजी बिल्कुल। हैं, हम तो वो गवर्नमेंट तो है नहीं। लेकिन तो सरकार के सामने बात भी तो डीजी साहब को रखनी होगी, मैं बस वो पॉइंट आपसे समझना चाह रहा था कि जवानों के दिल की ये बात है, क्या डीजी साहब रखी है बात कोई होम मिनिस्ट्री से या डिफेंस मिनिस्ट्री से, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मिला है, क्योंकि आपने कई डीजी साहब से बात की है, वो एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए सर जाते ये जाते। बात मैं जरूर जानता हूँ कि डीजी साहब जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको चिंता होती है अपनी अपने फॉर्मेशन की, अपने ट्रूप्स जी की। जी वो जवानों का जो भी पॉइंट होता है, वो पुट अप करते हैं आगे। ओके कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि अगर जवानों ने पुट अप किया डीजी साहब को, और डीजी जी साहब वो पॉइंट को फिल्टर कर दें, दबा दें, नहीं, डीजी साहब हर पॉइंट हाईएस्ट लेवल पर रखते हैं, कोई भी ओके डीजी साहब है जी जी। और उसके बाद फिर निर्णय जहां से जो भी आता हो, उसका तो हम फौजी हैं, डीजी वो साहब भी फौजी हैं, तो वो भी ऑफिसर हैं, जी तो जी पालन तो करना होता है उसके बाद आदेश का। तो अगर कोई उंगलियां उठाए कि अरे ये डी साहब ने ये नहीं किया, बहुत सरासर बात, बहुत बात गलत होगी। हर कोई ये समझना पड़ेगा मैच्योरिटी तरीके से, हर एक को, कि जो भी सदर आता है जी ट्रूप्स का, जी उसको चिंता तो होती है 100%। होती है, और लेकिन आखिरकार फैसला जो है भारत सरकार को लेना है, और जो भारत सरकार का फैसला होगा वो फौजियों को उसके लिए हाँ करनी है, चाहे जैसा भी फैसला हो उसके लिए यस सर ही होती है, चाहे असम राइफल हो चाहे इंडियन आर्मी हो, नो सर तो सीखा नहीं है। लेकिन आप आए मेजर मोहम्मद अली शाह सर, और इतनी बारीकी से आपने बातें रखी, थैंक यू सर, जय हिंद के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर।